माय नेम इज शिवानी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज द हिंदू के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे 3 आर्टिकल्स के बारे में। नंबर 1 इज विल माइग्रेंट्स बी एबल टू वोट रिमोटली। जो अभी ईवीएम का जो डिस्कशन चल रहा है, अभी अप्लाई नहीं हुई है स्कीम, लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन ने नया चीज लेकर आए उसके बारे में है। और हाउ विल द फ्री फूड ग्रेन सिस्टम वर्क, जो अभी चेंजेस हुए हैं फूड सिक्योरिटी, जिसमें से पीएमजीकेवाई को रोक करके नेशनल फूड सिक्योरिटी वाले प्लान में जो बात हो रही है फूड ग्रेन्स को लेके, उसके बारे में है। एंड व्हाट इज द क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन, जो अभी इतने फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में क्या अवेयरनेस है, कौन सा डिपार्टमेंट काम करेगा, क्या है, उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल है विल माइग्रेंट्स बी एबल टू वोट रिमोटली। तो इतनी व्यवस्था के बाद भी इस आर्टिकल में कहना चाह रहे हैं वो ये क्या वाकई उनको वोट करने को मिलेगा क्या, तो क्या एक्चुअली इशू है उसको समझते हैं। सो स्टोरी क्या है कि अभी जैसे कि हम आर्टिकल्स में सुन रहे हैं, हमने पढ़ा भी है, हमने डिस्कशन भी किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिमोटली वोट करने के लिए आरवीएम मशीन को प्रपोज किया है और 31 जनवरी तक उससे अपोजिशन से और पॉलिटिकल पार्टी से सजेशन मांगे गए हैं। तो उस पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि क्या कितना सिग्निफिकेंट है ये वोट, मतलब अभी तक जैसे चल रहा था उसके हिसाब से कितना सिग्निफिकेंट है ये माइग्रेंट वोट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इन द कॉन्सेप्ट नोट इलेक्शन कमीशन हैज एडमिटेड दैट द एब्सेंस ऑफ अ सेंट्रल डेटाबेस फॉर माइग्रेंट्स पर्पसेस अ प्रॉब्लम ऑन द इशू ऑफ रिमोट वोटिंग। उनको रिमोट वोटिंग में इशू होता था क्योंकि उनका कोई सेंट्रल डेटाबेस एज सच है नहीं माइग्रेंट्स का। और जो सेंसस के हिसाब से जो डेटा अवेलेबल, इसमें 55.36 करोड़ इंडियंस है, 37 ऑफ द पॉपुलेशन वर इंटरनल माइग्रेंट्स, जो अंदर ही देश के अंदर ही माइग्रेशन करते हैं, यहाँ से वहां काम के सिलसिले में या फिर ट्रैवल करती है। हाउएवर सेटल इन अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर रजिस्टर्ड रेजिडेंस। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये वोट इतनी बड़ी पॉपुलेशन ट्रैवल करती है और उनका वोट की इस माइग्रेशन की इशू की वजह से ले नहीं पाते वोट हम, तो कितना बड़ा इशू है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए कि लोग वोट ही नहीं कर पा रहे हैं, और जो करना चाहते हैं उनको एक प्रोसेस, ना लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि वो थक हार के छोड़ देते हैं। तो इसलिए वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली बात है। उसके साथ साथ जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उनका जो प्रपोजल है वो भी समझ लेते हैं कि प्रपोजल में क्या लिखा है उन्होंने कि इन 2015 जो ये 2015 के ऑर्डर को रेफर किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था, ऑर्डर ऑन अ plea seeking voting opportunities for domestic migrants, the Supreme Court directed to Election Commission to explore remote voting position। 2015 में उन्होंने कहा था कि इस डेटा के चलते आप रिमोट ईवीएम को लेकर के आइए, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जिससे प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉक्सी वोटिंग की, पोस्टल बैलेट्स की, जिसकी वजह से कभी डबल वोटिंग होती है, इंटरनेट वोटिंग एंड अर्ली वोटिंग, ये सारी चीजें रिकमेंडेशंस में उन्होंने इसको कंसिडर करके इन्होंने प्रपोजल क्रिएट किया है इलेक्शन कमीशन ने। और भी कई सारे रीजंस हैं। नाउ द पॉइंट इज कि अभी फिलहाल के लिए जो प्रोसेस में कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन सेज द आरवीएम कैन हैंडल मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज अप टू 72 फ्रॉम अ सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ। एक पोलिंग बूथ से 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर किया जा सकता है। इसकी रियलिटी कितनी वो तो बाद में पता चलेगी। और उन्होंने कहा है कि जो लोग माइग्रेंट्स हैं उनको करना क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर को आप फॉर्म भर के भेजिए, उसके बाद आपकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका वोट आ जाएगा। जहां से आप हैं वहां से आपका वोट ट्रांसफर होकर वहां आ जाएगा, उसके बाद आप ईवीएम पे वोट कर सकते हैं। ठीक है, द आरवीएम विल हैव द सेम सिक्योरिटी सिस्टम एंड वोटिंग एक्सपीरियंसेस एज द ईवीएम विद द मॉडिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेट display with candidates and symbols instead of a fixed ballot paper sheet. When the voter scans her constituency card in the presence of a presiding officer at the station, their respective constituency and candidates list will appear on RVM display. जैसे कि वो वोटिंग कार्ड दिखाएंगे, उनका RVM डिस्प्ले कर देगा कि हाँ इनका वोट यहाँ पे आ गया है और वोट कर सकते हैं। जो बैलेट पेपर का इश्यू होता था वो नहीं होगा। As for counting the votes, the electronic system will also count and store the votes for each candidate in a कॉन्स्टिट्यूएंसी। इनका प्रपोजल है अभी तक का। अच्छा, इस आर्टिकल के हिसाब से हर्डल्स क्या हो सकते हैं जो हमें समझने चाहिए। बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट हमको हर्डल्स भी पता होने चाहिए और सोल्यूशन भी पता होने चाहिए। ना प्रपोज्ड रिमोट वोटिंग मैकेनिज्म कुड सीरियसली अंडरमाइन द ट्रस्ट इन इलेक्टोरल सिस्टम। ये अपोजिशन ने कहा है, कांग्रेस कह रही है कि इससे क्या होगा, जो ट्रस्ट है इलेक्टोरल सिस्टम में वो हिंडर होगा। नाउ
इसके साथ डीएमके मेंबर मिस्टर पी विल्सन ने कहा है कि इसके लिए कोई लोकस स्टैंडी, मतलब उनके पास कोई इसको करने का, एग्जीक्यूट करने का कोई एक्शन ठीक नहीं है, कोई सही उनका प्रोफार्मा है नहीं इसको एग्जीक्यूट करने का, जो कहते हैं लोकस स्टैंडी। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई सही प्रोफार्मा नहीं है जिसको वो एग्जीक्यूट कर सके। द इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ हैज मेंशन्ड सम प्रोसीजरल चैलेंजेस दैट इज सीकिंग स्टेक होल्डर सजेशन ऑन। उन्होंने खुद कुछ चैलेंजेस को नोटिफाई किया जिसके लिए उन्होंने सजेशंस मांगे हैं स्टेक होल्डर्स कौन, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, हम सबको वोट करना है। ऑन लाइक हाउ टू डिटर्मिन अ माइग्रेंट वोटर विद रिस्पेक्ट टू रिटेनिंग रजिस्ट्रेशंस एट द ओरिजिनल प्लेस, कि वो कैसे कोई, इनमें लिखा कि लाइक हाउ टू डिफाइन अ माइग्रेंट वोटर को कैसे डिफाइन करें विद रिस्पेक्ट टू रिटेनिंग रजिस्ट्रेशन एट द ओरिजिनल प्लेस, जिसने पहले ही रजिस्टर करा रखा हो, अब वो माइग्रेंट हो गया तो उसको माइग्रेंट वोटर काउंट कैसे किया जाएगा, ये चैलेंज है। वेदर दे आर स्टेइंग अवे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एट देयर ऑर्डिनरी रेजिडेंस एंड और द टेम्पररी बेसिस, कि वो हमेशा के लिए उस स्टेट के में जाके बस गए हैं या वो फिलहाल के लिए गए हैं, ये भी एक इशू है। इसको कैसे हम समझेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टेट्स में लोग परमानेंट जाके बस जाते हैं। इनफैक्ट यूपी और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में तो बहुत ऐसा होता है कि आपको यूपी का जो बंदा परमानेंट मिलेगा मुंबई में, तो अभी फिलहाल के लिए अगर आरईवीएम से उनका वोट हो भी जाता है तो उसके बाद उनको कहीं ना कहीं अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी परमानेंट शिफ्ट करानी ही पड़ेगी ए से बी में। सपोज आप पहले दिल्ली में रहते थे, अब आप यूपी में रह रहे हैं, या यूपी में थे या दिल्ली में रहते, तो उस केस में ए से तो अभी तो आपका शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसको कम्बरसम, ये जो प्रोसेस को कम्बरसम बहुत ज्यादा था, उसको इजी करने के लिए आपको बाद में अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी शिफ्ट तो कराना ही पड़ेगा, तो ये एक फैक्टर है। अदर इशूड इंक्लूड दैट ऑफ प्लेसिंग रिमोट वोटिंग इन द इलेक्टोरल कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिमार्केटेड एरियाज इन स्टेट फॉर इक्वल प्रेजेंटेशन ऑफ वोटर्स। जो अदर इश्यूज में है, प्लेसिंग रिमोट वोटिंग, कहां पे रिमोट वोटिंग लगाई जाए जिससे इलेक्टोरल कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का इशू चल रहा है, जैसे भी डिलिमिट किया आसाम में उन्होंने, और डिमार्केशन एरिया है जिससे इक्वल वोटर्स मिल सके, ये भी एक इशू है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपकी जो कैपिटल कॉमन है या फिर आपकी बॉर्डर लाइन की वजह से आपका जो टेरिटरी एरिया है वो सेम है और आप माइग्रेंट भी हैं, तो वहां पे कैसे डिफाइन होगा कि वोट कहाँ लेना है। Other issues include the implementation of model code of conduct. अभी ये सब चीजें proposed हैं, इनका डिटेल अभी आना बाकी है। In remote areas, ensuring secrecy of voting and opting polling agents at remote voting booths, ये सारी चीजें उन्होंने डिक्लेयर करी हैं कि अभी ये इस पे चैलेंजेस उनके पास खुद ही हैं और इसके लिए उनको सोल्यूशन चाहिए। अब आगे क्या करना चाहिए इसके लिए, सोर्सेज इन ईसी टोल्ड, इलेक्शन कमीशन के सोर्स ने किसको बताया, हिंदू को, दैट द आइडिया इज टू इम्प्लीमेंट आरवीएम एज ए पायलट प्रोजेक्ट, ये पायलट प्रोजेक्ट है इन अपकमिंग असेंबली इलेक्शन। कहाँ होने हैं, 9 स्टेट्स में 2023 में, ये उनमें पायलट प्रोजेक्ट रहेगा। एंड इफ सक्सेसफुल इट कुड बी फुल्ली इम्प्लीमेंटेड इन 2024 जनरल इलेक्शन, करेक्ट। हाउएवर अपकमिंग डेलिब्रेशन विद पार्टीज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अमेंडिंग इलेक्शन लॉज विल डिटरमिन इफ रिमोट वोटिंग विल मेटेरियलाइज और नॉट, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अभी ये प्रपोजल है, पायलट पे चलेगा, अगर 9 स्टेट्स में बढ़िया हो गया तो फिर 2024 के जनरल इलेक्शन में इसको इम्पोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा फ्री फूड ग्रेन्स स्कीम को लेकर के, जिसमें से एक बहस बराबर चल रही है और आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, इस पे मेंस पे क्वेश्चन बनना तय है। ये तो मान के चलिए जो दोनों आर्टिकल आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें फूड सिक्योरिटी वाला और जो आपका इलेक्शन कमीशन में चेंजेस हुए हैं, इसको लेकर के GS2 का GS2 का पेपर फॉर ईवीएम मशीन और GS3 में ये हमारा चलेगा फूड ग्रेन सिक्योरिटी वाला। GS1 में भी इसको पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे केस स्टडी भी बन सकती है। सो ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है ही बहुत बड़े एस्पेक्ट से। नाउ अभी समझते हैं कि आर्टिकल कह रहा है व्हाट अमाउंट इज द गवर्नमेंट गोइंग टू स्पेंड, आर देयर इनफ स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस, हाउ विल इट इम्पैक्ट स्टेट्स विद ऑलरेडी प्रोवाइड फूड ग्रेन। समस्या क्या है कि जो सरकार का एक्चुअली देखिए, किसी भी पॉलिसी को बंद करके किसी को शुरू करने का मेजर प्रॉब्लम और सोल्यूशन क्या हो सकता है, अपने फंड्स को रिजर्व करना, ठीक है, जो फंड्स उधर लग रहे हैं उनको कम करना। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, ट्रेड बैलेंस भी खराब है, हमारे बैंक के पास डिपॉजिट कम है और लोन ज्यादा दे रही है,
तो ये सारी चीजें फैक्टर इफेक्ट करते हैं अगर हम ज्यादा खर्चा करेंगे तो गवर्नमेंट का मेन टारगेट ये था कि हम एनएफएसए भी चला रहे हैं, हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम इसको पॉज कर देते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी स्कीम थी, कोविड-19 ने बहुत सपोर्ट किया इसने, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट का ये स्टेप है कि उन्होंने एनएफएसए को आगे बढ़ाना है और पीएमजीकेवाई को रोकना है। इससे क्या होगा, जो पैसा वहां लग रहा था इसमें वो इधर कंट्रीब्यूट हो जाएगा, उनको रिलैक्स मिलेगा फंड डिसबर्सल में या फंड एलोकेशन में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई इस पॉलिसी से कि स्टेट्स के ऊपर जो बर्डन था वो कम हो गया। लेकिन समझने वाली ये बात क्या है, अब देखते हैं कि इसमें इम्पैक्ट, तो ये तो बेसिक जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया वो ये था, स्टोरी ये थी अभी तक की। लेकिन अभी कह रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा सब इस बिल का, क्योंकि इम्पैक्ट क्या है, इट विल स्पेंड एन एडिशनल 1500,000 crore to 16,000 crore on that. However, the center will save 2 lakh crore by ending the PMGKAY. सबसे बड़ा बेनिफिट है अभी तक का जो मैंने आपको बोला कि जो इतना पैसा बचेगा, 81 करोड़ जनता को फ्री फूड ग्रेन देने के बाद भी, इतने से इतना खर्च करने के बाद भी हमारे ऊपर फंड जो बर्डन है वो कम होगा। तो ये पहला बेनिफिट हुआ इम्पैक्ट। नाउ क्वेश्चन ये पूछ रहा है आर्टिकल, व्हाट डज दिस मीन फॉर फूड ग्रेन स्टॉक? फूड ग्रेन स्टॉक का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या अवेलेबल फूड ग्रेन्स अवेलेबल है, क्या हमारे पास इतना अनाज है कि हम फ्री में बांट सकते हैं? उन्होंने फ्री में देने की बात बोली है। तो अब समझने वाली चीज ये है कि द एनुअल फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट फॉर एनएफएसए इज अबाउट 520 लाख टन। जो एनएफएसए में रिक्वायरमेंट है वो 520 लाख टन है। अच्छा, ये नहीं बोला गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कैसे बंद करेंगे, कब बंद करेंगे, और सिर्फ एनएफएसए ही चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी इसमें क्लैरिटी आनी बाकी है। While the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रिक्वायर्ड एडिशनल 480 लाख टन, ठीक है, तो एनएफएसए में 520 मिल रहा है और प्रधानमंत्री में 480 लाख टन मांगा जा रहा था। अकॉर्डिंग टू फूड मिनिस्ट्री ऑफिशियल, द डिफरेंस कम फ्रॉम द फैक्ट दैट द पुअरेस्ट फैमिलीज कमिंग अंडर अंत्योदय अन्न योजना कैटेगरी रिसीव 35 किलो। जो इस पे था इशू, कंसेप्ट क्या है कि अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो मिले उन परिवारों को एवरी मंथ अंडर द एनएफएसए। जो अंत्योदय वाले हैं उनको एनएफएसए में कितना मिले, 35 किलो, बट 5 किलो पर पर्सन अंडर जो, और उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में मिलेगा 5 किलोग्राम पर पर्सन। तो अंत्योदय में 35 किलोग्राम एक परिवार, एनएफएसए के अंडर, जो एनएफएसए क्या है एक्चुअली, एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, योजना से ये दोनों ही है, अंत्योदय और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो वो क्या कह रहे हैं कि अंत्योदय जिनको 35 किलोग्राम अनाज मिलता है वो एनएफएसए के अंडर मिलने के लिए वो एंटाइटल हैं, ठीक है, गरीब परिवार, उसमें भी कुछ थोड़ा सा पीएचएस वालों के लिए अलग से है, फिलहाल के लिए इतना, और 5 किलोग्राम पर पर्सन मिलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए। एट द टाइम व्हेन द PMGKY was launched, food grain production, government procurement and government stocks were regularly breaching record levels. जब ये चल रहा था तो उनके रिकॉर्ड लेवल्स बराबर टूट रहे थे, उनके पास स्टॉक रखता, जिनके पास इसको आपूर्ति करने की जो स्टॉक है वो बराबर उतना नहीं था। इन 2022 हाउएवर सिचुएशन इज डिफरेंट, पर आज की जब ये की बात हो रही है तो उनके जो पास फूड स्टॉक भी सही था और उनको रखने की कैपेसिटी भी सही थी। बट 2022 में क्या हो रहा है, राइस एंड व्हीट हार्वेस्ट हैव बोथ बीन लोअर दिस ईयर, कम है, प्रोडक्शन कम है, हार्वेस्टिंग कम है, कटाई कम हुई है, हिट बाय क्लाइमेट इवेंट्स, फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस, इसकी वजह से हमारे पास हार्वेस्टिंग कम है। द ग्लोबल स्ट्रेस ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर हैज आल्सो लेड टू सिचुएशन ऑफ हाई फूड ग्रेन इन्फ्लेशन, मतलब जो फूड ग्रेन में महंगाई भी कारण हो सकती है क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है। तो इस बार 2022 की सिचुएशन अलग है, और जब पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कोविड-19 के टाइम आई थी तब हमारे पास रखने की जगह नहीं थी, रिकॉर्ड टूट रहे थे, इतना था, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। इंडियाज व्हीट स्टॉक इन पर्टिकुलर हैव डिप्ड डेंजरसली क्लोज टू द रिक्वायर्ड बफर स्टॉक लेवल। उन्होंने बोला जो हमारा गेहूं का जो स्टॉक है वो बहुत नीचे गया है, क्लोज टू द रिक्वायर्ड बफर स्टॉक, विद द सेंटर इज रिस्टोरिंग टू अ बैन ऑन एक्सपोर्ट्स टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर डोमेस्टिक मार्केट। इवन देन ऐसा हुआ है कि गेहूं को एक्सपोर्ट करने की मनाही हो गई है। इट हैज आल्सो बीन फोर्स्ड टू सब्सटेंशियली रिड्यूस व्हीट एलोकेशन अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इससे क्या होगा कि हमको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे भी फोर्स करना पड़ेगा कि व्हीट को कम बांटे, गेहूं को कम बांटे। पीडीएस से तो बढ़ता है, किससे बढ़ता है, ठीक है, सिस्टम तो पीडीएस यूज होगा। एंड सब्स्टिट्यूट व्हीट सप्लाई विद राइस इन स्टेट्स सच एज उत्तर प्रदेश एंड बिहार। उत्तर प्रदेश बिहार में जहां ज्यादातर अनाज की खपत है उनको चावल देना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है कि अगर ऐसा हुआ तो ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं।
अब इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, उसमें ज्यादा डिटेल में जाने से अच्छा कुछ समझ लेते हैं कि एक्चुअली कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी ही फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स है। वो कौन कौन सी स्टेट है? द मोर सटल पॉलिटिकल फॉल आउट विल बी इन स्टेट्स स्पेशली दोज सच एज तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड विच ऑल प्रोवाइड free food grains anyway. Using their own money to further subsidize the central allocation, a handful of others such as Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, and Telangana also provide further subsidies, though their ration is not completely free. वो देते हैं, सब्सिडाइज प्राइस पे देते हैं, फ्री नहीं है पर वो देते हैं। तो उन स्टेट्स में जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है उसका क्या होगा, क्या उस फंड्स को वो और कंटिन्यू कर पाएंगे, अनाज देंगे तो कैसे देंगे, तो ये भी प्रॉब्लम अभी चल रही है। तो ये कितनी सक्सेसफुल होगी ये स्कीम, इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। नाउ इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो बेनिफिशरीज है उनको भी ज्यादा इससे बेनिफिट नहीं होगा। और समझने वाली बात यहाँ पे ये है, नेक्स्ट आर्टिकल दूसरा समझने वाली बात ये है कि जो बेनिफिशरीज है वो ऑलरेडी जब एनएफएसए में अंत्योदय अन्न योजना में खर्च कर रहे थे 750 से 900 रुपए, ठीक है, सब्सिडाइज प्राइस पे, अब वो कह रहे हैं कि हम फ्री देंगे। उसके बावजूद ये आर्टिकल कहता है कि 150 से 175 रुपए फिर भी उनको एडिशनल लेना पड़ेगा उस 5 किलोग्राम को लेने के लिए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मिल रहा है। तो अभी के लिए ये थोड़ी सी एम्बिगिटी है इस आर्टिकल में कि क्या ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से भी इंसान 5 किलोग्राम लेता रहेगा, फूड सिक्योरिटी से भी वो 35 किलोग्राम फ्री लेता रहेगा, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को जो मिलता है, जो राशन कार्ड होल्डर्स है उनको भी मिलता रहेगा। तो थोड़ा सा इस आर्टिकल में मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी एम्बिगिटी है, पर ठीक है, हमारे लिए जो समझने वाली बात ये है, मेंस एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी मेंस के लिए लिखने जा रहे हैं उनके लिए समझने वाली बात ये क्या है कि पीएम गरीब कल्याण को अगर डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है तो हमारे ऊपर फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कितना बर्डन कम हुआ, जो हमने देखा, फाइनेंशियली कितना बर्डन कम हो रहा है वो हमने देखा। उसके साथ साथ हमारा जो कवरेज है, जो स्टेट्स का कवरेज है, जो स्टेट्स अभी भी फ्री दे रही हैं तो उससे स्टेट और सेंटर में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं आ जाएगी। सेंटर कह रहा है कि हम देंगे फ्री, वो तो सब्सिडाइज प्राइस पे दे रहे हैं, तो क्या मिलना चाहिए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है ये कितनी हद तक सही है, और अगर सेंटर इस तरह की पॉलिसी लेकर के आती है तो स्टेट्स उस केस में क्या करें, क्योंकि एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट स्टेट्स के लिए भी है और सेंटर के लिए भी है। तो ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, उसमें कितना लोगों का पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, वो एस्पेक्ट अगर आप नहीं भी समझ पाते कि इससे बेनिफिशरीज को वाकई फायदा होगा या नहीं, पर बर्डन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि स्टेट्स को भी जो पैसा जाता है वो भी तो सेंटर ही देता है, चाहे वो सब्सिडाइज प्राइस पे दे, चाहे वो कितने प्राइस पे दे, देता सेंटर ही है। तो इससे जो हमारा खर्च कम करने वाला एंगल है वो कितना इंपैक्ट होता है वो समझने वाली बात है। ओके, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो क्रिप्टो करेंसी अवेयरनेस के बारे में है। ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी अवेयरनेस के बारे में नहीं है, ये ऑनलाइन गेमिंग के बारे में भी है। सो उसमें कह रहे हैं कि why is a government outreach program on sectors such as cryptocurrencies which has seen a lot of turbulence recently and online gaming necessary, जरूरी क्यों है, what are the risk and concern and why does the messaging need to be right। तो कह रहा है इसकी जरूरत क्या है, जरूरत ये है द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड विल लॉन्च एन आउटरीच प्रोग्राम सून टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड ऑनलाइन गेम। तो ये सेंटर हमारे लिए जरूरी है कि IEPF क्या होता है, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। अभी हाल की न्यूज में आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा क्रिप्टो फ्रॉड हो रहे हैं, लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, अभी रैंसमवेयर की बात हम समझ रहे हैं, तो ये एजुकेशन जरूरी है इसलिए। द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड इज मैनेज्ड बाय IEPF authority which was set up in 2016 under the provision of 125 of the Companies Act 2013, ठीक है, इसके अंदर में इसका गठन हुआ था। The authority is entrusted with the responsibility of administration of IEPF which besides promoting awareness among investors make refunds of share, unclaimed dividends, mature deposit and debentures and so on to rightful claimants। एक्चुअली क्या है कि क्रिप्टो से जुड़ा हुआ जो भी पेमेंट स्टॉक लोग करते हैं वो इंटरनेशनल पेमेंट और सेबी के अंडर में आता है, स्टॉक मार्केट के अंडर में आता है, ठीक है, जो उसका एक्सचेंज होता है, जो उसकी पेमेंट होती है, इसलिए कंपनीज एक्ट का रेफरेंस यहाँ पे लिया जा रहा है। तो अगर आपको अवेयरनेस होगी तो इस तरह की पॉन्जी स्कीम्स जो होती हैं, पॉन्जी और चिट फंड जो स्कीम्स होती हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोग करते हैं गलती से, वो बंद होगा। उसके साथ साथ जो आजकल हाउस वाइफ्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनको लगता है कि उनके पास पैसा है और रूरल अर्बन दोनों एरियाज में वो ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग करते हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट में,
मेरे को भी नॉलेज है, मैंने भी किया हुआ है। सो वो सब भी उनको अवेयर होना जरूरी है कि कहाँ क्या लेना है, कहाँ क्या नहीं लेना है। वाई इज वेयर अ कंसर्न अबाउट क्रिप्टो? क्रिप्टो के लिए कंसर्न इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि क्रिप्टो को बैन हो जाना चाहिए। जैसे कि आपने एफटीएक्स का फ्रॉड सुना ही होगा, मैंने अपने चैनल पे डाला था कि एफटीएक्स का फ्रॉड यही था कि वो एक बबल की तरह वहां पे जैसे बहुत बड़ा बबल क्रिएट हुआ। उसकी एफटीएक्स की दो सब्सिडरी, दो एफटीएक्स एक एलिमेडा रिसर्च करके उन्हीं की सब्सिडरी थी एलिमेडा करके, उसमें जो उनके हेड थे वहां पैसा ट्रांसफर करते थे और उसमें कोई हाइक नहीं होती थी, बस यहाँ से पैसा यहाँ साइफनिंग होती थी। और एफटीएक्स पे जब जब इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने उनके जो कॉइन्स और डेरिवेटिव्स को बेच के पैसा लेने की कोशिश करी, जो 5 मिलियन की तरह लगभग उन्होंने जब हिट किया एफटीएक्स को इन्वेस्टर्स ने, तो पैसा वो नहीं दे पाया, उसको ब्लॉक करना पड़ा। ये फ्रॉड के अंदर वहां भी केस उनके ऊपर चल रहा है। इसके ऊपर ऑर्डर प्रोसीडिंग्स आ रही है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एफटीएक्स जैसी बड़ी चीज जिसका कोई जैसे बहुत बड़ा एक्सचेंज था ये फॉरेक्स का, जब वो डूब सकता है तो आरबीआई ने बोला क्यों ना इसको बैन ही कर दिया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड framing legislation on the sector. It is on the view that cryptocurrency should be prohibited. ठीक है, बैन होना चाहिए क्योंकि इसका कोई बेसिस नहीं है, क्रिप्टो का कोई करेंसी नहीं है, आपको कुछ दिखता नहीं, सब कुछ वर्चुअल है। आप क्या खरीद रहे हैं आपको नहीं पता, आपने खरीद लिया, इसकी वैल्यू कैसे बढ़ती जा रही है आपको नहीं पता, और ना ही इसका कोई रिड्रेसल है, कोई आरबीआई नहीं है एफटीएक्स का, तो आप कहां जाके रिड्रेसल लेंगे। तो इन सबको इसका जो कंसर्न है फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही पैसा फ्रॉड में चला गया जाता रहा लोगों का तो इससे इंडियन इकोनॉमी को भी फर्क पड़ता है। इसलिए स्पेशल कोर्ट प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन्होंने ऐसा कहा कि इसको बैन कर देना चाहिए, इसलिए क्रिप्टो के बारे में बहुत बड़ी कंसर्न है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो बात हो रही है ऑनलाइन गेमिंग की, तो अगर आपको याद होगा कि अभी साउथ में कर्नाटका में और आंध्र की कुछ स्टेट्स थी या हैदराबाद की बात है, साउथ में कुछ ऑनलाइन गेमिंग के चलते बहुत वहां पे प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि कुछ लोगों की जान चली गई। तो ऐसी क्या चीजें ऑनलाइन चल रही है, जैसे पोकर हो गया या ऑनलाइन गेमिंग हो गई, उसको लेकर के बड़ा कियोस है, तो उसके ऊपर भी नियम कायदे कानून बनने चाहिए। तो द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी इसको बोलते हैं, हैज बीन अपॉइंटेड द नोडल इंडस्ट्री फॉर ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया। ये क्वेश्चन प्री के लिए है, ये जो पूरा आर्टिकल मेंस के लिए है, पर इसी से प्री के क्वेश्चंस भी निकलते हैं कि इस वक्त नोडल इंडस्ट्री फॉर ऑनलाइन गेमिंग के लिए कौन है, वो है मेटी। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज बीन अपॉइंटेड फॉर ई स्पोर्ट्स। द नोडल एजेंसी इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये जरूरी है। अ प्रपोज्ड फ्रेमवर्क फॉर सेंट्रल रेगुलेशन ऑफ मेटी इज एक्सपेक्टेड टू एड्रेस इश्यूज फेस बाय सेक्टर वेरी क्विकली। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी इसके ऊपर नियम आएंगे। और समझने वाली बात यहाँ पे ये है, फॉर इंस्टेंस देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट डेफिनेशन ऑफ गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल। आप समझिए, गेम ऑफ चांस क्या होता है, एक सट्टेबाजी, लग गया तो पैसा मिलेगा, नहीं मिल गया, नहीं लगा तो पैसा नहीं मिलेगा। गेम ऑफ स्किल क्या होता है, जहां पे सिर्फ स्किल को यूज करके आप उसे खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्ड्स, फॉर एग्जाम्पल सॉरी माय मिस्टेक, कार्ड्स खेलते हैं हम लोग ऑनलाइन, वो गेम ऑफ स्किल है। ठीक है, जहां आपको अगर खेलना आता है तो ही आप जीतेंगे। पर गेम ऑफ चांस क्या है, जैसे आईपीएल का सट्टा होता है, उसी तरह सट्टेबाजी की, अगर ये हुआ तो पैसा मिलेगा और नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। तो गाइडलाइंस क्लियर होनी जरूरी है, इसलिए इसके चलते हो क्या रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं और बहुत लोगों की जाने भी गई साउथ में, इसलिए इसके ऊपर रेगुलेशन लाना जरूरी है। नाउ अब ये यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि खुशबू जैन करके एक एडवोकेट थी है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने इसके ऊपर डिबेट करी कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस, जैसे मैंने अभी कहा गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में फर्क होता है। ठीक है, she pointed out that a glance at the rulings of Supreme Court and several high courts clearly established games of skill as legitimate business activities protected under 19(1)G। जहां स्किल को यूज करके आप गेम खेल रहे हैं वो लेजिटिमेट है और 19(1)G के अंडर वैलिड है of the Constitution, Indian Constitution. These rulings have also emphasized a clear distinction between game of skill and game of chance. तो जैसी गाइडलाइंस आ जाएंगी तो ये इशू भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो वैलिड है वो आप खेल सकते हैं, नहीं वैलिड है वो बंद हो जाएंगे या फिर उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन वेलकम द मूव, उन्होंने उसको वेलकम किया है। द ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हैज बिकम इंक्रीजिंगली कंसर्न विद द मेनेस ऑफ ऑफशोर इलीगल गैम्बलिंग भी इससे होती है, इसलिए इशू का मुद्दा है। और समझने वाली बात यहाँ पे ये है
कि वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड देयर सर्विसेज एंड rampantly advertise to innocent Indian users, often masquerading as legitimate gaming platform. इसको उनको क्या किया जा रहा है, उनको इंडियन यूजर्स को जिनको नहीं पता है, उनको लेजिटिमेसी के बारे में नहीं पता, उनको इनका मिसयूज भी हो रहा है. ही सेड दैट it has become increasingly difficult to differentiate between good and bad operators. ये क्लियर करना मुश्किल है. Now, industry players want a regulatory mechanism for the crypto and online gaming sectors to stop fraudulent players. तो आप बहुत जल्दी क्रिप्टो पे और बहुत जल्दी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आप रेगुलेशंस देखेंगे. और इसके साथ साथ आपके ये जो है GS3 के लिए, GS2 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. इस पे ये अभी तो शुरुआत है, अभी तो उसमें बहुत रेगुलेशंस आएंगे, तो आप रेडी हो जाइए उसके लिए. सो ये थे आज के आर्टिकल जो मैंने आपसे डिस्कस किए, तीनों आर्टिकल्स. आई होप आपको ये इसका बेसिक समझ में आया होगा. इफ यू लाइक इट, गिव मी अ बिग थम्स अप.